नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए ट्रंप पुतिन बैठक के बाद चल रही हलचलों और लेबनान में हिजबुल्लाह पर कसते शिकंजे पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की बैठक, द्विपक्षीय संबंधों सहित आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर की बातचीत। अलास्का के बाद अब वॉशिंगटन में एक और महामुलाकात, यूरोप की टॉप लीडरशिप के साथ ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ बैठक। ट्रंप की दो टूक कहा नेटो में शामिल होने और क्रीमिया पर नियंत्रण की इच्छा छोड़ें ज़ेलेंस्की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर की बात, अलास्का बैठक का विवरण किया साझा। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन को दोहराया। बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में 2 दशक से सत्ता पर काबिज वामपंथी वर्चस्व को झटका। पहले दौर के चुनाव में मध्यमार्गी उम्मीदवार सीनेटर रॉड्रिगो पाज को मिले सबसे अधिक वोट, लेकिन जीत से दूर। अक्टूबर में होगा दूसरे चरण का मतदान। म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के प्रयास, गृह युद्ध के बीच सेना की 28 दिसंबर से चुनाव कराने की घोषणा। देश के सभी 330 टाउनशिप निर्वाचन क्षेत्र घोषित, करीब 60 राजनीतिक दलों के भाग लेने की संभावना। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही विदेश मंत्री वांग यी की पहली बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। वांग यी के साथ बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई को प्रमुख प्राथमिकता करार दिया। जयशंकर ने भारत और चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंध बनाने में योगदान की उम्मीद जताई, जो दोनों देशों के हितों को पूरा करते हुए चिंताओं का समाधान करेगा। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने चीन में आयोजित होने वाले सफल शिखर सम्मेलन की कामना करते हुए मजबूत परिणामों और निर्णय का भरोसा जताया। विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा पर चीन ने कहा कि उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और पिछले दौर की सीमा वार्ता के दौरान लिए गए फैसलों पर काम करने के लिए मिलकर काम करना है। अपने दौरे में वांग यी ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी अपने दौरे के दौरान वांग यी मुलाकात करेंगे। I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks between the special representatives of India and China. This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. और अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में अपना आकलन साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के रुख को स्पष्ट किया और इस संबंध में शांति के सभी प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेता आपसी संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
इस सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुकेगा या नहीं, ये सब अब निर्भर करेगा यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद अब बारी है यूक्रेन और यूरोपीय देशों की। अगर यूक्रेन और यूरोपीय देश ट्रंप पुतिन मुलाकात में बनी रूपरेखा पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध रुक जाएगा। हालांकि रूस द्वारा रखी गई जो शर्तें मीडिया के हवाले से सामने आ रही हैं, उन पर ज़ेलेंस्की कितना सहमत होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का भविष्य तय करने के लिए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की अपने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन अकेले नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेताओं के साथ। यूक्रेन के भविष्य और यूरोप की सुरक्षा को लेकर यह बैठक शुक्रवार को अलास्का में हुई अमेरिका रूस शिखर वार्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे तो ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक उम्मीद के मुताबिक ही रही। न कोई संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, न कोई प्रतिबंध लगा और न ही कोई बड़ी घोषणा। अब ये यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर निर्भर करता है कि रूस और अमेरिका के बीच बंद दरवाजों के पीछे हो रहे समझौतों को कैसे प्रभावित कर सकता है। ट्रंप के साथ मुलाकात में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज और अन्य यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी सिर्फ यह सुनिश्चित करना नहीं कि ज़ेलेंस्की के साथ 28 फरवरी जैसा व्यवहार दोहराया ना जा सके, बल्कि ट्रंप को इस बात पर सहमत करना है कि यूक्रेन और यूरोप के बगैर कोई समझौता नहीं हो सकता है। साथ ही किसी भी शांति समझौते के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। यूरोपीय नेता ट्रंप को यह संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि समूचा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और ट्रंप अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण पुतिन के आगे झुकने को मजबूर ना हो। हालांकि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा की जा रही है। अलास्का बैठक में मौजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से जानकारी आई है कि पुतिन ने सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर सहमति जता दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यूक्रेन इसी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बैठक में यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका रक्षा गारंटी में किस हद तक योगदान देने के लिए तैयार है। बैठक से पहले ट्रंप की तरफ दबाव बनाने के लिए बयानों का एक और तीर छोड़ा गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहे तो युद्ध लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का विचार छोड़ देना चाहिए और नाटो में शामिल होने की मांग को भी त्याग देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ओबामा के समय में दिए गए क्रीमिया को वापस नहीं लिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक युद्ध खत्म करने की एवज में पुतिन यूक्रेन के पूर्वी डोनबास का इलाका चाहते हैं। यूरोप पुतिन की मौजूदा मांगों को अस्वीकार बताता है। यूरोप का कहना है कि शांति कायम करने के लिए पहला कदम ये होना चाहिए कि तुरंत संघर्ष विराम लागू किया जाए। ट्रंप पहले ही संकेत दे रहे हैं कि शांति के लिए यूक्रेन को बड़े समझौते करने होंगे और डील का दारोमदार अब उस पर है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आज खबरें ज़्यादा हैं, वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि अलास्का में जब बैठक होती है उससे पहले भी प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी के बीच में बातचीत होती है और आज भी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बातचीत हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कुछ वहाँ पर बातचीत हुई है सारी जानकारी पीएम मोदी को दी है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए चंद्रशेखर जी, अब भारत जो डिप्लोमेसी चल रही है यूक्रेन के ऊपर उसका एक हिस्सा बन चुका है और ये इसके हमने पहले भी देखा था कि जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे और रूस के साथ तो खैर बातचीत चल ही रही थी और भारत की जो फॉर्मुलेशन है कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, वो कि शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग से बातचीत हल की जाए, ये जो समस्या हल की जाए, तो ये फॉर्मुलेशन पहले से अंदर नेगोशिएशंस में जा चुकी है और भारत एक तरह से हिस्सा बन चुका है जो पीस हो सकता है जो यूक्रेन में। और वही दर्शाता है जब राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी बातचीत की, अलास्का मीटिंग से पहले पूरा ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और फिर आज फिर जो बातचीत हुई है, तो एक भारत एक तरह से एक पार्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि अब कोई भी विश्व की समस्याएं हों उसमें भारत एक हिस्सा रहेगा, बनेगा।
ठीक है। अतुल जी, दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ मीडिया के जरिए बातें सामने आ रही है, पुतिन की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, क्या कुछ आप कहेंगे आज रात में जब बैठक होगी यूरोप के नेताओं की, जेलेंस्की की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे लग रहा है कि दो बड़े मुद्दे हैं। हम्म। एक तो जिसकी बात आपकी रिपोर्ट ने में की गई थी, वो है सिक्योरिटी गारंटीज, हम्म। कि क्या सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को मिलेंगी। अब यूक्रेन की मंशा ये है कि वो नेटो का हिस्सा बने। मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रपति पुतिन मानेंगे, रूस नहीं मानेगा। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प भी कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी गारंटीज मिल सकती है लेकिन नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम्म। तो क्या बीच में फॉर्मुलेशन आती है सिक्योरिटी गारंटीज पे, ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात जो है चंद्रशेखर जी, वो है टेरिटरी का एक्सचेंज क्या होगा, जिसको स्वैप कह रहे थे। हम्म। क्राइमिया के ऊपर तो एक तरह से ठीक। राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि क्राइमिया रूस का ही भाग रहेगा। हम्म। बात आती है डॉनबास की, और मुझे लगता है कि रूस नहीं मानेगा कि अगर डॉनबास उससे हट फिर से जो है, जिसके ऊपर अब कब्जा है एक तरह से रूसी सेना का, हम्म। कि वो वापस दिया जाए। तो ये जो दूसरा मुद्दा है, ये एक और स्टिकिंग पॉइंट आगे हो सकता है। अगर दोनों में कोई तालमेल अगर होता है, हम्म। तो जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने भी कहा है कि फिर तुरंत एक तरह से सीज फायर हो सकता है। लेकिन ये देखना है कि ये टेरिटोरियल एक्सचेंज पे, सिक्योरिटी गारंटीज पे आज कोई कॉमन ग्राउंड होती है या नहीं, इस पे सब निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। यूक्रेन को डोनियास्क और लुगांस्क का पूरा हिस्सा छोड़ने के लिए पुतिन कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? उसकी जगह पे वो कहते हैं कि जापोरिज्जिया और खेरसोन में जो अभी प्रेजेंट लाइन है उसको वैसे ही फ्रीज कर दिया जाएगा। सुमी और खार्किव में जो कब्जा किया है रूस ने, वो छोड़ने के लिए पुतिन तैयार है। हाँ, ये एक तरह से जो ओवरऑल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है रूस के, हम्म। उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी हम्म। है जिसके बीच पे कोई कोई समझौता हो सकता है। लेकिन जो जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी जो सेना है वो पूरी तरह से हट जाए हम्म। इस एरिया से, तो वो संभव नहीं होगा। तो उसमें मिडिल ग्राउंड कहाँ आती है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जमीन के ऊपर जो बैटलफील्ड पे चल रहा है उस फ्रंट पे, तो रूस का पलड़ा इस वक्त भारी है। तो इस तरह से एक तरह से बार्गेनिंग पावर अगर हम देखें, तो रूस की इस वक्त ज्यादा है। तो जी। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल समझौता कहाँ आता है। क्योंकि अगर आप देखें, हम्म। अगर तो जेलेंस्की को सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती है और हम्म। पूरा हिस्सा जो है वो रूस को नहीं मिलता, तो एक तरह से वो डोमेस्टिकली अपनी ऑडियंस को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अब बहुत आगे, चंद्रशेखर जी, हमारी बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर, हम अब काफी एडवांस कर गए हैं उसके ऊपर। अब डायलॉग इस वक्त चल रहा है और एक फाइनल स्टेज के ऊपर हम पहुंचे हैं। तो आज की जो ठीक बातचीत है। होगी वो बहुत ही ठीक है महत्वपूर्ण होगी, अतुल और जी, हम ये उसका आशा इम्पैक्ट करते जो है हैं कि ग्लोबल जल्द से इम्पैक्ट जल्द होगा। वहां पर युद्ध रुक जाए। और बार बार ये भारत की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कहा गया है कि ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत और डिप्लोमेसी से मामले हल करने चाहिए। और मुझे लगता है बातचीत और डिप्लोमेसी, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो हो बिल्कुल सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध खत्म हो जाए। बिल्कुल। अतुल जी, ये जी बिल्कुल हाँ अतुल जी, जी। हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसकी ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्ला अपने ही घर लेबनान में बुरी तरह घिरा हुआ है। लेबनान की सरकार हिजबुल्ला को खत्म करने पर तुली हुई है। इसके लिए बाकायदा लेबनान की कैबिनेट ने फैसला लिया है और लेबनान की सेना को हिजबुल्ला को निशस्त्र करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हिजबुल्ला पर कार्रवाई करने के लिए लेबनान पर अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए है, तो वहीं इसको लेकर हिजबुल्ला और ईरान का विरोध भी काम नहीं कर रहा है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही है। वो खबर यह है कि स्पेस स्टेशन से लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले भारत का ये लाल अंतरिक्ष में पहुंचा था नासा और इसरो की मदद से, और अब इन्होंने मुलाकात की है पीएम मोदी से। यह आप दृश्य देख सकते हैं।
तो आप ये दृश्य देख रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक पल इसको कहा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौटे हैं और भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल इसको कहा जा सकता है। और इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने जब वो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद थे तो पीएम मोदी ने वहाँ भी उनसे बातचीत की थी और उसके बाद जब वो भारत वापस आए हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अपने अनुभव साझा किए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो कई जानकारियाँ भी जो अंतरिक्ष से लेकर आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। तो काफ़ी एक ऐतिहासिक दृश्य इसको कहा जा सकता है क्योंकि राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है। ऐतिहासिक मुलाकात इसको कहा जा सकता है और साथ ही साथ वो अपने जो अनुभव हैं अंतरिक्ष के अनुभव उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं जो जानकारियां उनके पास हैं वो पीएम मोदी के साथ उन्होंने साझा की हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी के साथ और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मिशन था जिसमें शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें भी वो रहे थे और आने वाले दिनों में जो भारत का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे उसके लिए भी शुभांशु का जो अनुभव है वो काफ़ी काम आएगा। और इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही और दृश्यों में आप देख सकते हैं कि शुभांशु अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। अंतरिक्ष की कई जानकारियाँ पीएम मोदी के साथ वो साझा कर रहे हैं, आप दृश्य में देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी के साथ। कुछ ही दिनों पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर गए थे और उसके बाद अब भारत लौटकर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो अतुल जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त कम है, हिजबुल्लाह और लेबनान की जो खबर है उसको हम कल अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत के स्थलीय बंदरगाहों से प्याज आयात करने की अनुमति दे दी है। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को स्थलीय बंदरगाहों के जरिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति मिल गई है। बंदरगाह पर तैनात एक सरकारी अधिकारी के अनुसार 150 टन प्याज की पहली खेप कल दोपहर भारत से दिनाजपुर बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंची। बोलीविया में सत्ता बदलने वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान के बाद यहां 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज वामपंथी हार की ओर बढ़ रहे हैं। मध्यमार्गी सीनेटर रोड्रिगो पाज सबसे आगे दिख रहे हैं, जिनको दक्षिणपंथी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिले। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार किसी भी एक उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिले हैं, इसलिए एक दौर का चुनाव और कराना होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने सोमवार को कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ बातचीत जारी रखेगा और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच संभवतः एक और दौर की वार्ता होगी। युद्ध और तनावग्रस्त देश म्यांमार में जुंटा द्वारा चुनी गई सरकार का तख्ता पलट करने के लगभग 5 साल बाद आम चुनाव का पहला चरण 28 दिसंबर को होगा। संघीय चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के अगले चरणों की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी, जिन्हें सुरक्षा कारणों से अधिकारी दिसंबर और जनवरी में कराने की योजना बना रहे हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कम 337 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पहाड़ी जिले बुनेर में घंटों की मशक्कत के बाद बचाव दलों ने 54 शव बरामद किए। यहां मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई थी।
नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य सोकोतो में एक नाव के पलट जाने के बाद बचाव दल 40 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि बचाव दलों ने 10 लोगों को बचा लिया है, जबकि लापता 40 लोगों की तलाश जारी है। बांग्लादेश में अंतरिम